देखो बच्चों, एग्ज़ाम बहुत करीब है ना, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऐसे सिंपल से चैप्टर की वीडियो बना रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते भी हैं और आपको 15 नंबर दे के भी जाएंगे। आप चाहे तो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी बताया है, और एक क्या दो वीडियो बन चुके हैं। बस आप जा कर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियो के प्लेलिस्ट में देखो कि कौन से वीडियो में मैंने आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों IMP बताया है। तो आज मैं यूनिट 5 साझेदारी के फर्मों का विघटन में आपको वसूली खाता, पूंजी खाता, रोकड़ खाता ये सब बनाना सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 की वीडियो बन चुकी है जिसको आप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में देख सकते हैं। अब अभी हम बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं उदाहरण नंबर 5, जिसमें XYZ साझेदार है जो 7:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। यह उनकी लेनदार और यह पूंजी है, और यहाँ पर इनकी सारी संपत्ति दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि X ने भवन लेगा, Y किसी और चीज़ को लेगा, ये सब इत्यादि संयोजन है, एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। यह क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो जैसे आप ये हिंदी देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के छात्र इसको देखेंगे, और ये उनका एडजस्टमेंट है। ठीक है, देखो रूल क्या होता है, जितने भी एसेट आपके पास हैं, मतलब संपत्ति, ठीक है, इसमें आप रोकड़ वगैरह को छोड़ देते हैं। रोकड़ को छोड़ करके जितनी भी संपत्ति है उनको उठा करके इधर जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना, वसूली खाता, उसके डेबिट साइड में लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी कितनी संपत्ति है, आपके पेटेंट, ख्याति, भवन, प्लांट, स्टॉक, देनदार, ये सब विनियोग संपत्ति है ना, देख सकते हो। ये पेटेंट्स, जो पेटेंट्स है, गुडविल है, प्लांट है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेबिटर्स है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब को आपको लिखना है इस तरफ, बैंक या रोकड़ को छोड़ के। तो ये वाला अमाउंट छोड़ दो, बाकी सबको उठाकर इधर लिखो। तो देखो सारे अमाउंट 2400 से लेकर के पूरे 38,000 तक ये पूरा लाइन से आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे पीछे क्रम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर है। ये वसूली खाते का रूल है, जो संपत्ति आपको इधर दिखाई देगा उसको उठा के इधर लिख लेना, इधर डेबिट साइड। ठीक, इसके बाद लेनदारों को कौन भुगतान किया, कितने का भुगतान किया, उन सबको भी पढ़ लेना। ठीक है, ये संयोजन में आपको देखना होता है। अब इधर क्या क्या आता है उसको देख लो। इधर आता है आपका लेनदार, ठीक है, जितने का होगा, फिर किस साझेदार ने क्या क्या ले लिया, और फिर संपत्ति बिकी तो उससे रोकड़ कितना मिला। तो उसके लिए आपको ना देखना पड़ेगा आपका चिट्ठा, जिसमें लेनदार मतलब क्रेडिटर आपका 11,200 का है। क्रेडिटर को आप इधर लिखते हैं ना, तो सबसे पहले वही लिखाएगा, देखो 11,210 रुपये क्रेडिटर का अमाउंट है ना। अब नीचे बताया कि X ने भवन को लेगा, है ना, और कुछ लेगा क्या, X हो गया, भवन को लेगा। तो X का पूंजी खाता है, X का पटेल अकाउंट बोल के आप जितने में वो लेगा, 31,500 था, या आप 31,500 के पैसे को आप यहाँ X के पूंजी खाता को बोल के लिखेंगे। ठीक है, और Y शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें ले रहा है। Y जो है व्यापार का चालू खाता रखता है, ख्याति, देनदार, स्कंद को पुस्त मूल्य पर एवं प्लांट को 30,000 रुपये में, पेटेंट को 30,000 में तथा प्लांट को 5,000 रुपये में लेगा। साथ ही वह लेनदार का भी भुगतान करेगा। देखो, तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो ख्याति, देनदार, स्कंद, पेटेंट और प्लांट, चार पाँच चीज़ों का पैसा वो ले रहा है। तो यहाँ पर जितने का आपकी ख्याति, प्लांट, पेटेंट, ये सब का मूल्य है, उन सबको आपको इसमें जोड़ना है ना। तो ये सभी पैसे को जोड़ के बता दो कि वो 4-5 चीज़ें ले रहा है, जिसका कुल मिला के अमाउंट हो रहा है 64,980। अब लेनदार का भुगतान को इधर लिखते हैं। अब कौन कर रहा है लेनदार का भुगतान, Y के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा लिखा है। तो Y के पूंजी खाता से बोल के लेनदार का पैसा वही 11,200 रुपये 10 जो वहाँ है उसको यहाँ भी लिखना होगा, क्योंकि जब आप पूरी संपत्ति को उठा के इधर लिखते हो ना, तो अंत में जो समापन व्यय होते हैं और लेनदार का पैसा जो होता है, जो दायित्वों का भुगतान, उसको भी यहाँ लिखना होता है। क्रेडिटर का पैसा, लोन का पैसा, एक्सपेंसेस, ये सब का भुगतान होता है, तो इनको इधर लिखना होता है। ये रूल है, याद रखना। आपका इधर क्लियर हो गया। ठीक, आपने सबसे पहले लेनदार लिखा, जिस साझेदार ने जो जो लिया उसको लिखा। देखो जेड भी कुछ ले रहा है और बी भी कुछ ले रहा है। ठीक है, तो जेड के द्वारा जो जो चीज़ लिया जा रहा है उसको आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोनों पक्षों को आपस में ऐसे जोड़िए कि कितना कितना हो रहा है, और इन दोनों से घटाइए। घटाने के बाद पता चलेगा इस तरफ कमी है, तो इस कमी को बांटने के लिए आपको ये जो अनुपात दिया है ना, 7:1, 7:2 के अनुपात में बांटना है। तो फिर आप जो भी अमाउंट है उसको लगभग 10 से भाग दे के 3 से गुणा, 7 से गुणा, 1 से गुणा कीजिए, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ये बन गया। तो अब आप पूंजी खाता समझ सकते हैं। ठीक, पूंजी खाता में सबसे पहले इनकी जो कैपिटल होती है ना, इनको उठा के लिखना है इस तरफ। ठीक, वसूली में जो लाभ हानि हुआ उसको लिखना होता है, तो यह इधर हुआ है तो उसको इधर लिखना होता है।
ठीक। जिस साझेदार ने जो जो लिया होगा, जो यहाँ बताया है, उस सबको इधर लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। तो एक्स ने ये लिया था, वाई ने पूरा इतना चीज़ लिया है, जेड ने इतना लिया है। ठीक है, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ है नहीं शायद, है ना। और कुछ नहीं है। और आपको ये देख लेना है कि किसी व्यक्ति ने कितना क्या भुगतान किया। तो वाई जो है वो लेनदार का भुगतान किया, तो वाई के में ये पैसा भी लिखना पड़ेगा कि वाई ने इतना भुगतान किया। ठीक। अब आपस में एक दूसरे का जोड़ घटाव करोगे तो वाई का अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा है तो फिर घट के बैलेंस इधर निकलेगा, जिसको बैंक को बोल करके लिखोगे। तो इनका जो बैलेंस होगा ना, अगर वो इधर निकला तो इधर लिखना होता है, और अगर इधर निकला तो इधर लिखना होता है। ठीक, किसमें, बैंक खाते में। ठीक, यह हुआ आपका पूंजी खाता, सॉरी बैंक खाता कंप्लीट। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। जैसे ये देखो, बैंक को छोड़ करके जितना भी अमाउंट है देनदार स्कंद फर्नीचर मशीन का, इसको उठाकर यहाँ लिखना है। ठीक है, इसमें वसूली खाते में। तो कितना पैसा है, 4000 से लेकर के 15000 तक। तो देखो 4, 15, 2, 15 लिख दिया। बाकी ये दो चीज़ क्या है, एक लेनदार का पैसा है, समापन व्यय का पैसा। तो देखो लेनदार का पैसा 4000 है, लिखा रहता है कि लेनदार को कितना दिया, तो लेनदार को 5% कटौती करके दिया गया। और समापन व्यय कितना हुआ है, वास्तविक व्यय 2000 रुपये हुए। ठीक है, चलो। तो लेनदार को कितना 5% कटौती करके देना है। 5% आप इसका निकालेंगे, लगभग 4 5 20, 200 होगा। 200 इसमें घटेगा तो 3800 रुपये आएगा। तो आप देखो 3800 रुपये लिखा गया है। ठीक है, अब ए ने सभी वसूली व्यय वहन करने के लिए सहमति दी और उसे 1200 रुपये पारिश्रमिक दिया गया। तो ए को जो व्यय का पैसा हम दे रहे हैं ना, उस व्यय को ए के पूंजी खाता में जा रहा है, तो ए के पूंजी खाता में व्यय का पैसा बोल के लिख लेना है। तो वही रूल है, संपत्ति को उठा के लिखना है और जो लेनदार और व्यय का पैसा होता है उसको लिखना है। वसूली खाते का रूल है। इस तरफ क्या लिखते हैं सर, तो इस तरफ आप लेनदार को लिखते हैं जो कि आपको कितना है, 4000 रुपये का है, वह लेनदार आप लिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि और भी कोई संयोजन थोड़ी है जिसको आपको इधर लिखना होगा, नीचे कहीं दिया होगा, नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि आपको पूरा पैसा कितना मिल रहा है संपत्ति को बेचने से, 16100, 1000 फर्नीचर का स्टॉक का 14000, इसका 3500। इन चारों को जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। इन सबको जोड़ करके आपको एक साथ इधर बैंक खाता को बोल के लिख लेना है, संपत्ति से वसूली। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ लिया है, जैसे लिखा है बी ने 400 रुपये में ले लिया, किसको, 500 की एक अभिलिखित संपत्ति को 400 में ले लिया, तो बी के पूंजी खाता को बोल के 400 रुपये से लिख देना है कि उसने कुछ लिया। बस फिर दोनों को आपस में एक दूसरे से घटाना है, जिधर कमी है राशि उतर राशि को उस तरफ लिख के इनके पूंजी के अनुपात में या फिर बराबर अनुपात में बांट लेना है, जैसा बोला रहे। तो 2-2-1 में बांटना है। तो जो अमाउंट आया है उसको 4 से भाग दे करके, 5 से भाग दे कर से 2-2 करके गुणा, फिर 1 का गुणा कर देंगे तो ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। जब आपका वसूली खाता आप सीख गए कि भाई इधर संपत्ति और लेनदार और व्यय को लिखना है, इधर संपत्ति की वसूली और दायित्वों को लिखना है, और जिस साझेदार ने जो लिया उसको लिखना है, फिर जोड़ घटाव कर देना है। तो इसके बाद आप अपने पूंजी खाता को समझते हो जो कि इधर है। पूंजी खाता में सबसे पहले आप पूंजी लिख रहे हो। ठीक है, पूंजी खाता में पूंजी लिख रहे हो। इसके बाद जिसने कुछ लिया उसको इधर लिख रहे हो, अगर किसी ने कुछ भुगतान किया तो इधर लिख रहे हो। ठीक है, तो इसकी पूंजी, इसकी पारिश्रमिक और इन्होंने जो जो आहरण किया उसको इधर लिखे, आपस में जोड़ घटाव किए और अपना आंसर निकाले। तो उसके बाद बैंक खाते में जो इनका बैलेंस होगा, इधर बैलेंस है तो इधर लिखना है और इधर बैलेंस है तो इधर लिखना है। साथ ही साथ जो पैसा आपका पहले से है, जैसे कि बैंक का 5000, उसको लिखोगे बैंक में शेष लाया गया 5000, और जितना वसूली हुआ था ना एक साथ पैसा, उसको यहाँ लिखते हैं। तो बैंक खाते में जो पहले का पैसा है वो लिखना, जो वसूली से पैसा हो उसको लिखना। बाकी इस तरफ आप लेनदार को कितना दिए, वसूली व्यय कितना हुआ और पूंजी खाते में शेष का निकला, उनको लिखना है। ठीक, ये बन गया आपका कुछ सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपने चिट्ठा विट्ठा बनाना सीखा है। अब इसी के आधार पर आप और इधर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना इधर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसमें अघोषित संपत्ति का बंटवारा होता है, जिसको कोई साझेदार ले लेता है। ठीक।
चलो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आपको बना के देखना है वो मैं बता देता हूँ, ताकि आप घर बैठे कुछ प्रैक्टिस कर सको। देखो आपको इधर से 1 से लेकर के ना लगभग आपको 3 तक का क्वेश्चन बनना चाहिए। और उसके बाद ना ये बीच के छोटे मोटे क्वेश्चन मत बनाना, थोड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो बड़े क्वेश्चन के रूप में आपका 9 से थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। 9 बना करके देखना है, 11 आपको बना करके देखना है, ठीक है। ये 11 क्वेश्चन है। 12 बन गया आपसे तो आपको 13 भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। 14 बना करके देखना है, इतना आपसे बन जाता है तो बस निश्चिंत रहो और एग्ज़ाम में जाओ, चक दे फट्टे फाड़ के आओ, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, बाय बाय।